Good morning everyone. Welcome to all of you. This is पूजा. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है एंड इसका फंक्शन क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना। यूनिट ऑफ द लाइफ जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके साथ साथ हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो आई होप आपने सभी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा अच्छे से एंड आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनलीज के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है एंड यूकैरियोट में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं। आप सभी को पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सभी की सभी ऑर्गेनलीज एब्सेंट हैं बट आल्सो प्रेजेंट इन राइबोसोम, है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज देखने को मिलती है, दैट इज़ गैस वैक्यूल्स, है ना। एक्सेप्ट गैस वैक्यूल्स के अलावा और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। राइबोसोम की सबसे फर्स्ट टाइम जो है एब्जॉर्ब किसने किया था? क्लाडे ने, है ना। राइबोसोम को सबसे फर्स्ट टाइम एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसोम के पार्ट के फॉर्म में, ठीक, एक सूक्ष्म कण के फॉर्म में सबसे पहले क्लाडे ने इसे देखा था। देन आफ्टर इसकी डिटेल स्टडी पैलाडे ने की, ठीक है। तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? प्लाडे को जाता है और इन्हीं के नाम के बेसिस पर राइबोसोम को प्लाडे ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लाडे ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं राइबोसोम को। तो राइबोसोम क्या है? ये एक ऑर्गेनलीज है नॉन मेम्ब्रेनस, यानी कि इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये एकदम माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियस से अटैच, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस से अटैच जो हमारे पास ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, है ना। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी का एक्सटेंशन क्या था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, है ना। तो इस टाइप के राइबोसोम को हम क्या कह रहे थे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे, है ना। और इसके साथ साथ एक टाइप के और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट थे जिन्हें हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे, यानी कि यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का राइबोसोम देखने को नहीं मिलता था, ठीक। इसके अलावा जो राइबोसोम हैं वो फ्री साइटोसोल में भी प्रेजेंट होते हैं। जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं फ्री फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनलीज composed of RNA and protein that converts genetic code into chain of amino acids, है ना। जो राइबोसोम का मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन ट्रांसलेशन में, यानी कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में। जो राइबोसोम है
ये क्या है एक्चुअल में, ये है आरएनए और प्रोटीन, जिसमें हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइबोसोम क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं मीन्स जो राइबोसोम है इसमें 60%, ठीक है, 60% आरएनए प्रेजेंट होता है, 60% आरएनए प्रेजेंट होता है एंड राइबोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसे हम आरएनपी भी कहते हैं, यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। जो राइबोसोम है इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स प्रेजेंट हैं, एक तो आरएनए प्रेजेंट है, इसके साथ राइबोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट है। जो राइबोसोमल प्रोटीन है वो 40% प्रेजेंट होती है एंड जो आरएनए है ये आपका 60% प्रेजेंट होता है। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम के टाइप्स की बात करें तो राइबोसोम हमारे पास 2 टाइप्स का है। एक तो 80S जो कि यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट है एंड नेक्स्ट इज 70S जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। अच्छा, जो 70S टाइप का राइबोसोम है ये आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो कितने कैरेक्टर हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से रिसेंबल करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल से रिसेंबल करते हैं यानी कि जितनी प्रॉपर्टीज़ बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती हैं ऑलमोस्ट वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में प्रेजेंट होती हैं, है ना। इंडोसिम्बायोंट थ्योरी के अंतर्गत हमने देखा था कि ऐसे कौन कौन से एविडेंस थे जो इस बात को प्रूफ कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड की ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। ओके, तो जो 70S टाइप का हमारे पास राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक सेल की सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। एंड 80S टाइप का जो राइबोसोम है ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, 40S एंड 60S। एस दैट मीन्स, एस का मतलब होता है ये श्वेतबर्ग यूनिट है, ठीक है। एस मीन्स ये श्वेतबर्ग यूनिट है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो राइबोसोम पे स्टडी किया, जो इसकी 80S यूनिट थी, इसको फर्दर सेडिमेंट किया, ठीक है। सेडिमेंटेशन करने के बाद इनके पास 2 टाइप्स की यूनिट्स मिली, एक स्मॉलर यूनिट, ठीक है, जिसको इन्होंने 40S कहा, और एक लार्जर सब यूनिट जिसको इन्होंने 60S कहा। तो यस यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, जो एस है ये श्वेतबर्ग यूनिट को डिनोट करता है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। इसके बाद जो 40S सब यूनिट हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है, इसको फर्दर उन्होंने सेडिमेंटेशन करवाया और क्या देखा यहाँ पर 80S टाइप का इन्हें आरआरएनए मिला, ठीक है। 80S टाइप का आरआरएनए मिला एंड जो 60S जो हमारे पास लार्जर सब यूनिट थी, इसको फर्दर सेडिमेंट करवाया तो इनको क्या मिला 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट एस आरआरएनए, 5S आरआरएनए एंड 20S आरआरएनए, ये इनको 3 यूनिट्स मिली। तो अगर 80S राइबोसोम को फर्दर क्लासिफिकेशन या उसके टाइप्स देखें तो एक हमारे पास 40S की स्मॉलर सब यूनिट है एंड एक हमारे पास 60S की लार्जर सब यूनिट है। 40S में फर्दर हमें 80S टाइप का आरआरएनए देखने को मिलेगा एंड 60S में हमें 3 टाइप्स के आरआरएनए देखने को मिलेंगे, 5.8S, 5S एंड 28S। आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में
जो हमारे पास राइबोसोम है वो कैसा है, 70S टाइप का। जब इसको उन्होंने सेडिमेंटेशन करवाया तब उन्हें 2 यूनिट्स मिली, स्मॉलर सब यूनिट जो कि क्या थी, 30S, ठीक है, 30 स्वैदबर्ग यूनिट, एंड जो लार्जर सब यूनिट थी वो 50S मिली। इसके बाद 30S यूनिट को फर्दर उन्होंने सेडिमेंटेशन किया और उन्हें क्या मिला, 60S rRNA, एंड 50S में 2 टाइप्स का मिला, 5S RNA एंड 23 rRNA, ठीक है, 23S rRNA मिला। तो एक तो देखो यहाँ पर एक चीज़ सिमिलर है, आपने देखा कि जो लार्जर यूनिट्स हैं इसमें क्या कॉमन है, 5S rRNA प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में क्या है, कॉमन है या सिमिलर है, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, जो लार्जर सब यूनिट है वो चाहे प्रोकैरियोट की हो या फिर यूकैरियोट की हो, दोनों में ही 5S टाइप का rRNA आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है, 70S टाइप का जो राइबोसोम है ये कैसा होता है, पॉलीसोम होता है। दैट मीन्स जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन साइटोसोल में होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट है, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं प्रेजेंट है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस इस कंपार्टमेंट में होगी या फिर रिप्लिकेशन की प्रोसेस इसमें होगी। यहाँ पर कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं देखने को मिलता, इसलिए सभी की सभी प्रोसेस कहाँ होती हैं, साइटोसोल में होती हैं, ठीक है। तो जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक सेल में जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब इस मैसेंजर आरएनए से, ठीक है, इस मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम आकर बाइंड कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम इस तरह से आकर बाइंड कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। जब मैसेंजर आरएनए से कई सारे राइबोसोम्स आकर बाइंड कर लेते हैं एंड यहाँ से मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑब्टेन होती हैं, है ना, यहाँ से मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑब्टेन होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कई सारे राइबोसोम बाइंड करते हैं जो कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पर जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, तो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, कहाँ होता है, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। रेप्लिकेशन से डीएनए का फॉर्मेशन होता है ना, डीएनए की नई कॉपी बनती है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसी मैसेंजर आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये क्या है, आपका मैसेंजर आरएनए है, मैच्योर मैसेंजर आरएनए आपका है। इसी मैसेंजर आरएनए से आपकी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोसोल में होती है, ठीक है, एंड प्रोकैरियोट में भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। क्लियर यहाँ तक। तो जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है, जो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, इससे केवल एक राइबोसोम आकर बाइंड करता है, ठीक है, इससे केवल एक राइबोसोम आकर बाइंड करता है। इससे ट्रांसलेशन के दौरान केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रिक्वायर्ड केवल एक ही टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो इस कंडीशन को जब मैसेंजर आरएनए से एक राइबोसोम आकर बाइंड करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है, तब ऐसी कंडीशन को हम ये मोनोसोम कहते हैं। ठीक है, इस राइबोसोम की कंडीशन को हम मोनोसोम कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? कोई डाउट यहाँ पर? अगर यूकैरियोट सेल में जो राइबोसोम है वो कैसा है? मोनोसोमिक है, क्योंकि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए से एक ही राइबोसोम आकर बाइंड करता है और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम आकर बाइंड कर लेते हैं, तब इस कंडीशन को हम पॉलीसोम कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर हमने राइबोसोम की लोकेशन को दिखाने की कोशिश की है। सपोज करिए ये आपके पास एक एनिमल सेल है ना, जिसमें ये आपका न्यूक्लियस है ना, ये आपका न्यूक्लियस है और दिस इज अ न्यूक्लियोलस। ये आपके पास न्यूक्लियोलस है। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, इसी का एक्सटेंशन ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपको ये राइबोसोम दिखाए गए हैं। ठीक है, ये आपको राइबोसोम दिखाए गए हैं और ये आपका क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो सेल का साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर भी क्या है? बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में। क्लियर? नाउ अब हम एक बार फिर से समझेंगे राइबोसोम को कैसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में। एक तो वो राइबोसोम जो कैसा है? फ्री राइबोसोम, यानी कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं है। ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं है, तो ये राइबोसोम क्या करता है? जो फ्री फॉर्म में राइबोसोम प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, ये क्या करता है? सिंथेसिस प्रोटीन फॉर इनसाइट यूज, है ना। सेल के जो इंटरनल इनसाइड यूज के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक और पेरीफेरल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे पास सेल में ये बाइलिपिड लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, इसमें जो पेरीफेरल जो प्रोटीन है, ठीक है, कौन सी? पेरीफेरल प्रोटीन। जो पेरीफेरल प्रोटीन्स है उसका फॉर्मेशन ये करवाती है। कौन? फ्री राइबोसोम। ठीक है, पेरीफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको याद होगा जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने पढ़ा था सोलेनॉइड मॉडल, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सोलेनॉइड मॉडल, जिसको सेंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था। तब वहाँ पर हमने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर होती है, और इसमें जो हमने प्रोटीन्स के बारे में बात की थी कि यहाँ पर 2 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है, और इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, है ना। तो आपको याद होगा कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की लोकेशन क्या है एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन की क्या लोकेशन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वन साइड प्रेजेंट होती या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाइलिपिड लेयर है इसके बोथ साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वो राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हैं, उन्हें हम कहते हैं राइबोसोम एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड हैं, एक्चुअली में इन्हीं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो ये ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वो प्रोटीन जो सेल के अंदर बनी है, अब वो वेसिकल्स में पैक होकर अगली नेक्स्ट टारगेट सेल्स में या टिश्यू तक जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है कौन? राइबोसोम, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। क्लियर? सिंथेसिस इंटीग्रल प्रोटीन और प्रोटीन्स फॉर ऑर्गेनलीज।
इसके साथ साथ ये राइबोसोम क्या करता है, इंटीग्रल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना। अभी हमने बताया कि इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन का ये फॉर्मेशन करवाता है। आप मुझे बताएंगे इसकी जो हमारे पास इंट्रिंसिक या फिर जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसकी लोकेशन कहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनलीज हैं, जो सेल की खुद की ऑर्गेनली है ना, जैसे कि गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये और जो अदर हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं उनको भी तो प्रोटीन की रिक्वायर होती है ना। तो उनके लिए भी प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करवाता है, ये राइबोसोम। कौन सा, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। क्लियर। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो राइबोसोम की 2 सब यूनिट हैं है ना, एक ये लार्जर वाली सब यूनिट, वो चाहे 60S हो या फिर ये 50S हो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट में, और एक जो ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है ना, एक हमारे पास जो ये स्मॉलर सब यूनिट है वो चाहे 40S हो यूकैरियोट में या फिर 30S हो प्रोकैरियोट में, है ना। तो जो ये स्मॉलर यूनिट्स एंड जो लार्जर यूनिट हैं, ये दोनों ही यूनिट आपस में कैसे बाइंड होती हैं, ये दोनों ही यूनिट आपस में कैसे बाइंड होती हैं, तो ये विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड राइबोफोरिन प्रोटीन। यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस और जो राइबोफोरिन प्रोटीन है ये इसको एक दूसरे से क्या करवाती है, बाइंड करवाती है। ठीक है, इन दोनों ही सब यूनिट्स को। क्लियर। अगर मैग्नीशियम आयन, जो हमारे पास मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, इसका अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है ना, सेल में अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, तब ये क्या करवाएगी, डिसोसिएशन करवाएगी। इन दोनों ही सब यूनिट्स का क्या करवाएगी, डिसोसिएशन करवा देगी। बट अगर मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि इसकी जो बाइंड करने की जो एक कह सकते हैं कि जो इसकी कंडीशन है, इसके बाइंड करने की जो एक कंडीशन है, ठीक है, तो अगर वहाँ तक है हमारे पास मैग्नीशियम आयन तो ये इसको बाइंड कर लेगा। अगर उसके बाइंड करने की जो इसके जो कंसंट्रेशन की जो रिक्वायर है उससे अगर कम होगा तो ये राइबोसोम की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, डिटैच हो जाएंगी, यानी कि डिसोसिएट हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। ये लार्जर यूनिट अलग हो जाएगी और ये स्मॉलर सब यूनिट अलग हो जाएगी। क्लियर। तो जो मैग्नीशियम आयन का लो कंसंट्रेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है डिसोसिएशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, एंड मैग्नीशियम आयन का हाई कंसंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट के एसोसिएशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो राइबोसोम की इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जो राइबोसोम की इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, सपोज करिए ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है और ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है, चाहे ये 80S टाइप का राइबोसोम हो, आइदर ये 70S टाइप का राइबोसोम हो। ठीक है, जो लार्जर सब यूनिट है, जो ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 साइट्स देखने को मिलती हैं। एक तो ए साइट, ठीक है, एंड पी साइट एंड ई साइट। जो ए साइट है, जो हमारे पास ए साइट है, ये क्या है, एमिनो एसाइल साइट है। ठीक, ये कैसी है, एमिनो एसाइल साइट है, यानी कि जब ट्रांसफ़र आरएनए, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए जब एमिनो एसिड को लेकर आएगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो फर्स्ट टाइम ए साइट पर लेकर आएगा। अगर आप बात को अच्छे से सुनेंगे, है ना, मैं क्या कह रही हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, और इसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में भी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पर यहाँ आप अच्छे से इसको समझ लो। जो ए साइट है, यहाँ पर जो चार्ज्ड हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए है,
ये एमिनो एसिड को यहाँ पर लेकर आता है ना, कोडिंग एमिनो एसिड को यहाँ पर लेकर आता है। तो इस वाली साइट को हम क्या कहते हैं, एमिनो एसाइल साइट कहते हैं, जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए कोडिंग आरएनए को लेकर आएगा, वो इसको डिकोड करेगा, है ना। मैसेंजर आरएनए के पास इन्फॉर्मेशन है तो उसे क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो इसे हम डिकोडिंग साइट भी कहते हैं। जो फर्स्ट वाली ए साइट है इसे डिकोडिंग साइट भी कहते हैं। एंड जो सेकेंड हमारे पास पी साइट है इसे हम पेप्टाइडिल साइट कहते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे पास थर्ड साइट है इसे एग्जिट साइट कहते हैं। यानी कि जब जो ट्रांसफ़र आरएनए है यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन में जो भी एमिनो एसिड को लेकर आया है उस एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में अटैच करवा देगा, उससे वो ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद जो भी ट्रांसफ़र आरएनए बचेगा वो इस साइट से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्लियर। तो ये थी हमारे पास राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट में 3 साइट्स, ठीक है। ये थी इसकी 3 साइट्स। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन्स फॉर्मेशन जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। जब मैसेंजर आरएनए से कौन सी यूनिट बाइंड करती है राइबोसोम की, तो वो यूनिट बाइंड करती है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से स्मॉलर सब यूनिट आकर बाइंड करती है सबसे पहले जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। एंड देन आफ्टर जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है ये आकर बाइंड करेगी चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए से, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब बताएंगे कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये लार्जर सब यूनिट और मैसेंजर आरएनए से जब बाइंड करता है तब ये किस कंडीशन में होता है, चार्ज्ड कंडीशन में होता है, ठीक है, चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए। क्लियर। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है कि जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है ये मैसेंजर आरएनए से बाइंड करती है एंड जो लार्जर सब यूनिट है ये चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए से बाइंड करती है। इसके साथ साथ हम राइबोसोम को स्टैन कर सकते हैं, है ना। अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखना है राइबोसोम को तो हमें इसको सबसे पहले स्टैन करना पड़ेगा। तो हम टोल्यूडीन नाम के जो केमिकल्स हैं, ठीक है, टोल्यूडीन केमिकल से इसे स्टैन कर सकते हैं। स्टैन करने के बाद माइक्रोस्कोप में इसे देख सकते हैं। क्लियर। अगर फंक्शन की बात करें कि राइबोसोम के क्या क्या फंक्शन हैं तो यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस को मेंशन किया है। जैसे कि जो हमारे पास राइबोसोम है ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल किस लिए है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, है ना। It assembles amino acid to form proteins that are essential to carry out cellular function, है ना। हमारी सेल के जो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी उसको प्रोटीन्स या एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम होता है। इसीलिए तो राइबोसोम को हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी कहते हैं। द डीएनए प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना। हमने बताया भी कि पहले डीएनए से डीएनए का कॉपी बनती है जिसे हम रिप्लिकेशन कहते हैं एंड इसी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है ना, जिससे हम इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस मैसेंजर आरएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसे यूज़ करके इसे डिकोड करके मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस करने की एक मेन साइट है। द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म आर यूटिलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। द प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय बाउंड राइबोसोम आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली है ना। फ्री राइबोसोम जो कि अपने खुद के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं फ्री फॉर्म में राइबोसोम, वो अपने खुद के लिए
जो उसका प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म में भी तो प्रोटीन्स की रिक्वायर है, उसकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तो प्रोटीन्स की रिक्वायर है, तो सेल्फ के लिए करते हैं। एंड जो राइबोसोम बाउंड राइबोसोम है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एसोसिएटेड हैं, जो उनसे अटैच हैं, वो राइबोसोम ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जो आउटसाइड रिक्वायर्ड टिश्यू सेल्स या फिर ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट की जाती है, वह वहाँ पर उसके सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करती है ना, सेलुलर एक्टिविटी को करवाती है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, कॉन्साइज तरीके से हमने यहाँ पर आपके लिए नोट्स को प्रिपेयर किया है, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी हैंड राइटिंग में एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल है ही है, साथ साथ आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नीट, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, यूपी वेड एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और राइबोसोम से यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसके स्टैंडिंग से पूछा जा सकता है, इसमें कौन कौन सी साइट प्रेजेंट है ना, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, और जो राइबोसोम को जो हम सेडिमेंटेशन कराते हैं, जो स्वेदबर्ग यूनिट्स हैं, उनकी बेसिस पर हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और अपना नोट्स बनाएं। ओके, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई ऑर्गेनेल्स का साथ, दैट इज़ न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस को भी हम बहुत अच्छे तरीके से टू द पॉइंट अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे, देन आफ्टर उसे अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आप बने रहिए वीडियो में और कंटिन्यू अपनी स्टडी को करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।